आज के इस विमर्श कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भारतेंदु कपूर जी, आदरणीय कृष्णकांत जी, आदरणीय मुकुल जी, आदरणीय एंटोनी जी, आदरणीय श्रीमती काकाडे जी और कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी हमारे इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और अन्य उपस्थित महानुभाव, मुझे प्रसन्नता है कि बड़े ज्वलंत विषय पर सीआईआई और टीएमए मिलकर ये विचार विमर्श कर रहा है। सीआईआई ऐसे हमेशा देश के समक्ष विद्यमान जो ज्वलंत विषय रहते हैं उन विषयों पर सभी को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करता है और जो भूमिका देश के विकास में एक संस्था की हो सकती है उस भूमिका को बहुत शिद्दत के साथ सीआईआई निर्वहन कर रहा है। इसकी मुझे प्रसन्नता है। इसलिए मैं सीआईआई के सभी पदाधिकारियों को, टीएमए के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सब लोग 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर कृषि, किसान, मशीनरी, तकनीक, इन सब विषयों पर विमर्श करने वाले हैं और इस विचार विमर्श के जो परिणाम आएंगे वह कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे और देश के समक्ष कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करने में निश्चित रूप से सफलता की ओर कदम बढ़ाने में सहायक होंगे। हम सब जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक समय था जब बड़ी साधनहीनता थी, उस समय भी हमारी कृषि की गतिविधियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परंपराएं यह देश को खड़ा रहने में बहुत मददगार होती थी और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि एक लंबे कालखंड तक हिंदुस्तान ने आक्रमणों को भी झेला, अंग्रेज़ों के राज को भी झेला, लेकिन जो हमारा एक सामाजिक कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था का ताना बाना था उसको कोई नष्ट नहीं कर पाया और इसी का परिणाम हुआ कि जब हम आज़ाद हुए तो देश को खड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। सरकारों ने नीतियों का सृजन किया, कार्यक्रम बनाए, किसान ने परिश्रम किया और आज हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत दुनिया में या तो प्रथम स्थान पर खड़ा हुआ है या दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। यह सब अगर आज संभव हो सका है तो निश्चित रूप से हमारे कृषि वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजिकल योगदान, सरकार की किसान हितैषी नीतियाँ और किसानों का परिश्रम, इनके मिले जुले प्रयत्नों का परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से अतिशेष राज्य हैं, सरप्लस कंट्री हो गए हैं, दुनिया को भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम हैं। हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से भी देखें तो हम अच्छी अवस्था में हैं। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम नंबर 1 पर खड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां होने के बाद भी अभी हमको संतुष्ट होकर नहीं बैठना है, क्योंकि हमारे सामने 2 पक्ष हैं।
एक पक्ष है देश की आवश्यकता को पूर्ण करना। 2050 तक जो आबादी बढ़ेगी उस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपना रोड मैप बनाना। और दूसरा पक्ष है कि एक समय था जब हम अपने बारे में विचार करते थे, अपनी चिंता हमारी चिंता थी, लेकिन आज देश का भी राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है और दुनिया में भारत की भूमिका बदल गई है। एक कालखंड था जब हम दुनिया से मांगने वाले देश थे, लेकिन आज आप सबके सत्प्रयत्नों से भारत दुनिया को बहुत कुछ देने वाला देश बन गया है और इसके कारण दुनिया के बड़े हिस्से की हमसे हर प्रकार की अपेक्षा है। खाद्यान्न की अपेक्षा है, अन्य कृषि उत्पादों की अपेक्षा है, तकनीक की भी अपेक्षा है, मशीनरी की भी अपेक्षा है और बहुत सारे सुधार जो हिंदुस्तान में तेज़ी के साथ हो रहे हैं उसके कारण बहुत सारे देश दांतों तले उंगली दबाकर हिंदुस्तान की तरफ निहार रहे हैं। और जब दुनिया की अपेक्षा हमारे से बढ़ जाए तो हमारी जिम्मेवारी दुगनी हो जाती है और इसलिए देश की आवश्यकता पूर्ति करना यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन दुनिया की आवश्यकता को भी हम पूरा कर सकें और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकें, इस दृष्टि से हमारी पूरी योजना होनी चाहिए और हमारी आगे की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। आप सबको ध्यान में है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग प्रकार की कार्य संस्कृति ने जन्म लिया है। CII पहले भी था, TMA पहले भी था, सरकारें पहले भी थीं, खेत और किसान पहले भी थे, इंडस्ट्री पहले भी थी, लेकिन इन 7-8 वर्षों में जिस प्रकार का बदलाव आया है, इस बदलाव ने निश्चित रूप से एक नई आशा का संचार देश में भी किया है और समूची दुनिया में भी किया है। मैं एक ही उदाहरण आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि आमतौर पर इस दुनिया के बहुत सारे देश टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, धन संपदा में भी हमसे आगे हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए आग्रह किया तो उस समय देश को भी लगता था ये कैसे होगा और दुनिया के लोगों को तो लगता था कि भारत तो निरक्षरों का देश है, इतनी बड़ी आबादी है, लोग गांव में रहते हैं, 60% लोग खेती और किसानी में काम करते हैं, कुछ खेत वाले हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कौन कैशलेस ट्रांजैक्शन करेगा। लेकिन अगर सरकार का संकल्प मजबूत हो और सरकार में बैठे हुए नेता की नीयत अच्छी हो तो आग्रह अच्छा होता है और आग्रह के पीछे अगर नीयत की पवित्रता हो तो निश्चित रूप से उसको ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। आज अमेरिका को देखें, जापान को देखें, जर्मन को देखें, ये तीनों देश टेक्नोलॉजी में हमसे साउंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों देशों में कैशलेस ट्रांजैक्शन जितना होता है उससे कई गुना अधिक भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। अब ये एक पक्ष है, लेकिन ये एक पक्ष पूरी दुनिया को भारत के बारे में सोचने के लिए विवश करता है। जिसके बारे में ये सोचा जा सकता था ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो भी रहा है, बहुत तेज़ी के साथ भी हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है और बहुत लोगों से ज़्यादा भी हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपेक्षा बढ़ना, भारत से कुछ सीखना, ये ललक स्वाभाविक रूप से जागृत होती ही है।
खेती हमारा परंपरागत काम है और देश की बड़ी आबादी खेती में काम करती है। यह भी सही है कि आने वाले कल में जिस प्रकार से विकास की संभावनाएं और प्रबल होती जा रही हैं, देश भर में अधोसंरचना विकसित हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की गति बढ़ रही है, वर्ल्ड क्लास हाईवे निर्माण हो रहे हैं, रेल नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, टियर 2 के शहर जो हैं उन तक में बड़े बड़े हवाई अड्डे विकसित करने का काम किया जा रहा है और अन्य प्रकार की अधोसंरचना जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से भूमि का रकबा भी कम ही होगा और वो कम हो इस चुनौती से भी हम सब लोगों को निपटना पड़ेगा। भूमि अगर कम होगी तो भी खाद्यान्न की उपलब्धता और उत्पादन हमें बढ़ाते ही रहना पड़ेगा, कृषि उत्पादों को बढ़ाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने दोहरी चुनौती है, देश भी है और दुनिया भी है। तो इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि भूमि की उपलब्धता अगर कम हुई तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कैसे बढ़े, तो इसमें निश्चित रूप से हमारे कृषि वैज्ञानिकों का महत्व है। वो नए नए अनुसंधान करें और उन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में जैसी वृद्धि हो रही है वो वृद्धि और हो। और मैं साइंटिस्टों से इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर हम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की उत्पादकता को देखेंगे तो निश्चित रूप से हर वैज्ञानिक की प्रशंसा करनी ही चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब हम उत्पादकता की प्रतिस्पर्धा में हैं और जब हमको आने वाले कल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है, तो हमको अपनी उत्पादकता की तुलना देश में गत वर्षों से नहीं, दुनिया के अन्य अन्य देशों में जो उत्पादकता है उससे करनी चाहिए और उन देशों की उत्पादकता के बराबर हमारी उत्पादकता कैसे बने, इस मामले में निश्चित रूप से हम सबको चिंता करने की ज़रूरत है। और इसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि वर्तमान परिस्थितियों में मशीनरी का और तकनीक का महत्व बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ों के वजह से ये आवश्यक है, एक तो खेती में काम करना सरल हो, मानव श्रम कम हो सके, उत्पादकता बढ़ सके, जो ज़मीन फालतू पड़ी हुई है उस ज़मीन को भी कृषि उपयोगी बनाया जा सके, उसमें भी मशीनरी का योगदान है। और साथ ही साथ यह ज़रूरी है कि खेती के क्षेत्र में नई पीढ़ी का आकर्षण पैदा हो। आज सामान्य तौर पर आप सब लोग भी महसूस करते होंगे, एक बिजनेसमैन है तो वो अपने बेटे को अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहता है, एक इंडस्ट्री वाला है तो वो अपने बच्चे को इंडस्ट्रियल बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं रहने देना चाहता। उसे लगता है इससे आगे निकलना चाहिए और इससे ये भी सिद्ध होता है कि इसका मतलब इसके आगे भी कुछ और है। लेकिन बाकी कामकाज को भी टेक्नोलॉजी और मशीनरी के माध्यम से क्या हम एग्रीकल्चर को बराबर पर खड़ा कर सकते हैं क्या? मेरे घर का पढ़ा लिखा बेटा जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से साउंड है, उसे सब कुछ आता है, वो कर भी सकता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका पूरा उपयोग होना शुरू हो जाए तो शायद मैं अपने बच्चे को कहूँ कि दुनिया भर में इधर उधर जाने की ज़रूरत क्या है, कर्जा लेने की ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा कर्ज लो, मशीन खरीदो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, खेती अपने पास है, इसी खेती को इंडस्ट्री बनाओ। इस उद्देश्य की पूर्ति भी मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के विचार विमर्श में से निकलनी चाहिए। यह समय की मांग है कि आने वाली पीढ़ी कृषि के क्षेत्र में आकर्षित हो, ये भी हमारी विचार विमर्श का बिंदु रहना चाहिए। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पिछले दिनों आप सबने देखा, खेती में लागत घटे, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, बाज़ार में किसान को अपना उत्पाद बेचने में सरलता आए, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। ई-नाम परियोजना के माध्यम से लगभग 2000 मंडियों पर काम चल रहा है, उसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो गैप्स थे, फसल के उपरांत किसान का उत्पाद रखने की जगह न होने के कारण बर्बाद हो जाता था, या रखने का स्थान नहीं होने के कारण जब आवक होती है तो मंडी सस्ती होती है, उस समय वो बेचने के लिए मजबूर नहीं हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े ज़िले या बड़ी मंडी के स्थान पर ही है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, और इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ उस फंड से हो चुकी हैं। ठीक इसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपया, लगभग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया लगे, इस बात का भी प्रबंध भारत सरकार ने किया है। मशीनरी के क्षेत्र में विगत दिनों 6,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। 15 लाख से अधिक मशीन किसानों तक पहुंचाने का प्रयत्न राज्य सरकारों के माध्यम से किया गया है, और इंडस्ट्री को भी सुविधा हो इस प्रकार से परीक्षण संस्थानों में जो बहुत समय लगता था, बीच बीच में CII और TMA के लोग बात करते रहते थे, उसकी परीक्षण सीमा को भी घटाकर 75 कार्य दिवस किया गया। तो लगातार इस दिशा में हम लोग आप लोगों से जो सुझाव मिलते हैं उन पर काम करते रहते हैं। मुझे ध्यान है, पिछले दिनों मैं मंत्री बना तो उसके तत्काल बाद टिड्डी का प्रकोप हिंदुस्तान में आया था। ये टिड्डी लगभग 30 साल बाद आई थी, और मेरी जिम्मेवारी में तो पहली बार ही आई थी। मुझे ध्यान है कि 30 साल पहले जब मेरी उम्र बहुत कम थी तो यदा कदा कभी कभी टिड्डी आया करती थी, तो इसका कितना भयावह नुकसान होता है इस बात का अंदाज़ा हम लोगों को उस समय नहीं होता था। लेकिन इस बार जब टिड्डी आई तो एकदम हाहाकार मच गया, और सामान्य तौर पर टिड्डी पंजाब से लेकर और राजस्थान के गंगानगर और इस इलाके में ही आती थी। इस बार वो दिल्ली तक आई, मध्य प्रदेश में झांसी तक पहुंची, उज्जैन तक पहुंची, तो उस समय बड़ी कठिनाई का समय था। और 30 साल में जो साधन केंद्र सरकार के पास टिड्डी से लड़ने के हुआ करते थे, वो भी एक तौर से शिथिल पड़ गए थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अब तो इतने दिन से नहीं आई तो अब क्या आएगी, तो एकाएक आ गई। तो उस समय उससे कैसे निपटें और किसान को कैसे बचाएं, इसके लिए जो परंपरागत साधन थे वो बढ़ाए गए, व्यक्ति बढ़ाए गए, गाड़ियां बढ़ाई गई, राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया गया, किसानों को उसमें शामिल किया गया। लेकिन उसी समय ये ध्यान आया था कि ड्रोन का अगर उपयोग करें तो हम टिड्डी को जल्दी मार सकते हैं। लेकिन मुझे ध्यान है कि ड्रोन का उपयोग करें इसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, और ड्रोन की उपलब्धता भी नहीं थी। लेकिन चूंकि भारत सरकार का कार्यक्रम था तो जो अनुमतियां जिन जिन से लेनी थी तो वो हमें मिल गई, और जो 2-4 ड्रोन उपलब्ध थे उन्हीं ड्रोन से काम चलाकर टिड्डी को मारने का काम किया गया। यह बात प्रधानमंत्री जी के जहन में थी, और इसलिए समय आते ही प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी को जारी किया, और आज एग्रीकल्चर ने भी अपने SOP जारी कर दिए हैं, और ड्रोन के लिए एक अच्छी योजना भी बना दी है, जिसमें सरकारी संस्थाओं के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर उसमें काम करना चाहें, महिलाएं अगर काम करना चाहें, दलित भाई हमारे काम करना चाहें, तो उन सबको अलग अलग कैपेसिटी में सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और सने सने ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी बढ़ रहा है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक चीज़ है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हर पल पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आज हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, यह कहते कोई नहीं थकता,
लेकिन जल को बचाने की बात आती है तो कोई उस तरफ प्रवृत्त नहीं होता, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। शहर के व्यक्ति को बहुत जानकारी है, लेकिन जब वो वाश बेसन पर हाथ धोता है तो वो इस बात की चिंता नहीं करता कि वाश बेसन का पानी कितना फैल रहा है और कितना उपयोग हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान को कम पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब तक खेत में लबालब पानी नहीं भर जाए तब तक उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। इसलिए माइक्रो इरिगेशन जैसी जो टेक्नोलॉजी है, इनको और विकसित करके और किसानों तक पहुंचाएं तो निश्चित रूप से इससे उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, पानी की भी बचत होगी, लागत में भी कमी आएगी। और फर्टिलाइज़र के उपयोग की दृष्टि से भी निश्चित रूप से अब बायो फर्टिलाइज़र की उपलब्धता शुरू हुई है। नैनो यूरिया भी बना है, नैनो डीएपी भी बना है, उसको भी जारी किया गया है। ये हमारा अपना हिंदुस्तान का रिसर्च है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम काफ़ी काम करने की स्थिति में आ गए हैं। जब इसका उपयोग होगा तो भी टेक्नोलॉजी हमें लगेगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी और मशीन और केंद्र बिंदु हमारे देश का 85% छोटा किसान जिसके पास भूमि का रकबा 2 हेक्टेयर से कम है, उसको हमारे सारे विचार विमर्श का, टेक्नोलॉजी का, मशीन का लाभ कैसे मिले, ये हमारे विचार के केंद्र में होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि CII, TMA और हमारे सभी साइंटिस्ट मिलकर इस दिशा में विचार करेंगे और कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और मैं भारतेंदु जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो निष्कर्ष आएँ वो मुझे ज़रूर मिलकर बताएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन निष्कर्षों में से सरकार और क्या कर सकती है जिससे कृषि के क्षेत्र को फ़ायदा हो सकता है। आप सबकी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब ने इस मौके पर मुझे याद किया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।